हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत मिस्टर शाओ से होती है, जिसकी आज किसी लड़की के साथ शादी हो रही होती है। जैसे ही दोनों रिंग एक्सचेंज करने वाले थे, मिस्टर शाओ की ब्राइड का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस शादी में हमारी हीरोइन जिया भी आई होती है। सभी गेस्ट शाओ के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। देखो ना कितना बदनसीब है, शादी के टाइम ही दुल्हन ही भाग गई। जिया को ये सब सुनकर मिस्टर शाओ के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए बोलती है मैं इसकी दुल्हन हूँ। मिस्टर शाओ तो शौक हो जाता है। जिया बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो मेरे साथ कोऑपरेट करो, और उसे रिंग्स पहनाने को बोलती है। पर मिस्टर शाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिया खुद ही रिंग पहन लेती है। देखो हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद मिस्टर शाओ उस लड़की को पैसे देता है जो भाग गई थी। एक्चुअली में शाओ ये सब ड्रामा कर रहा था ताकि उसे शादी ना करनी पड़े, पर वो लड़की बोलती है उस लड़की ने बीच में आकर सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया, पता नहीं कहां से टपक गई। शाओ अपने सेक्रेटरी को उस लड़की के बारे में यानी जिया के बारे में सब कुछ पता लगाने को बोलता है। चाहे कुछ भी हो, वो लड़की थी काफी इंटरेस्टिंग। शाओ डायरेक्टर से पैसे मांग रही होती है एक्टिंग करने के लिए। डायरेक्टर पैसे देने से मना कर देता है। किसने कहा था तुम्हें उस दूल्हे से शादी करने को? जिया बोलती है बेचारे को सारे गेस्ट सुना रहे थे तो मैं क्या करती। डायरेक्टर बोलता है तुम काफी दयावान हो, पर मैं नहीं, तुम्हें एक भी पैनी नहीं देने वाला। ये बोलकर चला जाता है। एक्चुअली में जिया एक 18 ग्रेड की एक्ट्रेस है। घटिया एक्टिंग स्किल की वजह से हर कोई उसे अपने शूट से निकाल देता है। जिया परेशान होती है क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। काम नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे। तभी शाओ का असिस्टेंट उसके पास आ जाता है। क्या आप जॉब ढूंढ रही हो? जिया हाँ बोल देती है। सेक्रेटरी बोलता है आपको मिसेस प्रेसिडेंट बनना होगा, ये जॉब कैसा रहेगा? जिया पूछती है सैलरी कितनी मिलेगी? सेक्रेटरी बताता है 50 मिलियन। जिया तुरंत हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मिस्टर शाओ के घर में आ जाती है और इतना बड़ा घर देखकर खुश हो रही होती है। तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है, रात का डिनर बना कर रखना, बॉस आज घर पर खाएंगे। जिया पूछती है तुम्हारे बॉस क्या खाना पसंद करेंगे? सेक्रेटरी बोलता है जो भी तुम प्यार से बनाओगी। इवनिंग में मिस्टर शाओ घर आता है। जिया बोलती है मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ बना दिया। अगर तुम्हें मेरा काम पसंद ना आए तो एडवांस में माफी मांगती हूँ। शाओ खाली बर्तन देखकर बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? जिया बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली में फ्रिज में कोई सब्जी नहीं थी तो मैं क्या ही बनाती। ऊपर से तुमने मुझे घर के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं दिए थे तो मैं खरीद कर कैसे लाती। वैसे मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट का पता है तो हम वहाँ जाकर खा सकते हैं मिस्टर शाओ। शाओ बोलता ठीक है पर आगे से मुझे हस्बैंड कहना, मिस्टर शाओ नहीं बोलना। चलो अब। जिया सोचती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। रेस्टोरेंट में वेट्रेस मेन्यू लाती है। जिया बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने रेस्टोरेंट की सबसे महंगी वाली डिश यहाँ लाकर रख दो और पैसों की चिंता मत करना, ये जनाब पे कर देंगे। जैसे ही वो महंगी सी डिश आती है, शाओ तो हंसने लग जाता है तुम तो बहुत ही कम खाती हो। जिया को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि प्लेट में तो चिड़िया भर का खाना था। शाओ उसे घर के एक्सपेंसेस के लिए पैसे ट्रांसफर कर देता है। जिया तो इतने सारे पैसे देखकर शौक हो जाती है। शाओ बोलता है बचे हुए पैसे भी तुम रख सकती हो। जिया पूछती है इस धरती की सारी लड़कियां छोड़कर तुमने मुझसे ही शादी क्यों की? शाओ बोलता है घर वालों की वजह से, वो मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। जिया बोलती है मैंने सुना है वैन नाम की फेमस एक्ट्रेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उससे शादी क्यों नहीं की? क्या तुम्हारे घर वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया? शाओ बोलता है तुम बहुत सवाल पूछती हो। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, वैन का कार एक्सीडेंट हो गया है। दोनों भागे हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं। जिया सोचती है कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेरा लीवर, किडनी या फिर कॉर्निया डोनेट ना कर दे। तभी डॉक्टर आकर बोलता है जल्दी करो। जिया तो घबरा जाती है, खबरदार अगर मेरा बाल भी बाका किया मैं अपना लीवर किडनी कुछ भी इसे नहीं देने वाली। शाओ बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो? जिया बोलती है मैं अभी तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। डॉक्टर बोलता है लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, वैन को जरा सी चोट आई है। मैं तो बस आप दोनों को बाहर जाने के लिए बोल रहा था ताकि पेशेंट रेस्ट कर सके।
ये सुनकर जिया को सुकून आता है। शाहू उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है। क्या तुम श्योर हो मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? जिया बोलती है सोच तो यही रही हूँ। शाहू बोलता ठीक है ना तो निकलो यहाँ से। जिया पूछती है कहाँ जाऊँ? शाहू बोलता डिवोर्स चाहिए ना तो अब आजाद हो तुम, निकलो यहाँ से। जिया बोलती है पर मेरे 50 मिलियन। शाह बोलता कौन से 50 मिलियन? जिया बोलती है मैंने तुमसे शादी 50 मिलियन के लिए की थी। शाह बोलता है क्या तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? जिया बोलती है वो तो मैंने नहीं किया। शाह बोलते तो क्या अभी भी डिवोर्स लेना चाहती हो? जिया बोलती है मैं तुमसे डिवोर्स लेकर पहले मनी के तौर पर तुम्हारी हाफ प्रॉपर्टी मांग लूंगी। शाह बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला क्योंकि हमारी शादी जस्ट अभी हुई है और अगर तुम मुझसे अभी की अभी डिवोर्स लोगी तो तुम्हें एक भी पैनी नहीं मिलने वाली। पर अगर तुम इस शादी में मेरे साथ रहती हो तो मैं तुम्हारे साथ अपने 100 बिलियन की प्रॉपर्टी को शेयर कर सकता हूँ। क्या तुम अभी भी डिवोर्स देना चाहती हो? जिया नो बोल देती है। शाह पूछता है तो अब से मुझे क्या कहकर बुलाओगी? जिया बोलती है हस्बैंड। शाह बोलता है ये हुई ना बात, तुम्हारे मुंह से सुनकर ये कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में दोनों टीवी देख रहे होते हैं। शाह अचानक से उसके क्लोज आने लगता है। जिया बोलती है ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम फेक कपल हैं, ये सब नहीं चलेगा। शाह बोलता है पर तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया है ना। वैसे भी मैं रिमोट ले रहा था पर अगर तुम चाहो तो मैं किस भी कर सकता हूँ। और उसके क्लोज आने लगता है। जिया तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन तभी उसे वैन का कॉल आ जाता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। शाह उससे मिलने पहुँच जाती है। वैन बोलती है तुमने सुना ही होगा मैं कौन हूँ। जिया बोलती है तुम फेमस एक्ट्रेस हो, तुम्हारे तो बहुत सारे फैन भी है, इवन मैं भी तुम्हारी फैन हूँ। मैं भी छोटी मोटी एक्टिंग का रोल कर लेती हूँ, तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, हम बातचीत करते रहेंगे। वैन तो घबरा जाती है और उसे वीचैट पर ऐड कर लेती है। वैसे मैं तुमसे शाह के बारे में बात करना चाहती हूँ, तुम उसे क्यों पसंद करती हो? जिया बोलती है क्योंकि वो हैंडसम है और रिच है, थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग भी है पर नोबल है। और बस उसकी तारीफों के पुल बांधी जा रही होती है। ये सारी बातें शाह भी सुन रहा होता है और स्माइल करने लग जाता है। जिया बोलती है वैसे तो मेरा प्यार प्राइसलेस है पर अगर तुम शाह को खरीदना चाहती हो तो 50 मिलियन दे देना। शाह तो ये सुनकर शौक हो जाता है। वैन बोलती है मतलब 50 मिलियन के बदले तुम अपना हस्बैंड मुझे देना चाहती हो? जिया बोलती हाँ क्योंकि मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती, पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझे 30 मिलियन भी दे सकती हो, मेरा काम हो जाएगा। वैसे भी मेरे हस्बैंड के पीछे कितनी सारी लड़कियाँ पागल है, अब तुम मुझे 10 मिलियन तो दे ही सकती हो ना, प्लीज मेरे हस्बैंड को खरीद लो ना। वैन बोलती है पर वो शादीशुदा है, मुझे नहीं खरीदना। शाह बोलती है चलो 5 मिलियन ही दे दो, मैं इसे एक पैनी कम नहीं करने वाली। वैन बोलती है चाहे तुम मुझे फ्री में क्यों ना दे रही हो, मैं उसे नहीं लेने वाली। जिया सोचती है फिर इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वैन तो जाने लगती है। जिया उसे रोक कर बोलती है फ्यूचर में कभी अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मेरे पास आ सकती हो, मैं उसे बेच दूंगी। वैन के जाते ही जिया बोलती है वो डोमिनेटिंग हस्बैंड तो मेरे पल्ले पड़ गया है, कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता। शाह तो ये सब सुनकर रोने लग जाता है। सेक्रेटरी उसे चुप करा रहा होता है। शाह बोलता है भला कौन सी वाइफ अपने पति को इस तरह बेचती है, उसे लग रहा है मैं वैन से प्यार करता हूँ तो मुझे 5 मिलियन में बेच रही है। बताओ जरा मेरी कीमत सिर्फ 5 मिलियन की है, इतनी कम कीमत कौन लगाता है। सेक्रेटरी बोलता है हो सकता है मैडम आपका टेस्ट ले रही हो। शाह को तो गुस्सा आ जाता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। शाह सेक्रेटरी से पूछता है मुझे कैसे पता चलेगा मेरी वाइफ मुझे पसंद करती है। सेक्रेटरी बोलता है मैं उनके पास वैन को भेज देता हूँ, वो पता लगा लेगी जिया के दिल में क्या चल रहा है। यानी कि वैन जिया से शाह के कहने पर ही मिली थी ताकि शाह जिया के दिल की बात जान सके। नेक्स्ट सीन में जिया मटकते हुए अपने हस्बैंड के ऑफिस में आ जाती है पर एक लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। ये देखकर जिया जेलस होने की बजाय बोलती है सॉरी डिस्टर्ब कर दिया, मैं बाद में आती हूँ। शाह बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो, जिसके बाद वो उस लड़की को साइड करती है और शाह की बाहों में बैठ जाती है। शाह के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतना काफी नहीं था कि जिया माउथ टू माउथ ग्रेप भी खिला देती है। ये सब देखकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जिया फटाफट से अपने लिप्स साफ करती है। ये मैंने किसे किस कर दिया।
शाओ बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। जिया बोलती है मेरी एक्टिंग के 500 रुपए निकालो और किस दिन भी क्या है इसलिए 1000 रुपए और देने होंगे। और वैसे तुम शादीशुदा होकर दूसरे वुमन के साथ थे, इसकी भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। शाओ पूछता है क्या पनिशमेंट दोगी? पनिशमेंट के तौर पर तुम मुझे 1000 रुपए और भेज देना। शाओ बोलता है बस तुम्हें तो पैसे ही पैसे चाहिए होते हैं और उसे सेंड कर देता है। जिया तो खुश हो जाती है क्योंकि उसने डबल पैसे सेंड कर दिए थे। सेक्रेटरी आकर बताता है वैन के लिए जो बर्थडे गिफ्ट आपने मंगवाया था वो आ गया है। जिया तो कुछ रिएक्ट करने की बजाय बोलती है तुम दोनों आराम से बातें करो और वॉशरूम भाग जाती है। शाओ बोलता है देखा तुमने, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी लड़की मेरे साथ चिपके या फिर मैं उसके चिपकूं। ऐसे स्माइल करते हुए यहाँ से भाग गई। सेक्रेटरी बोलता है सॉरी बॉस, ये लड़की के साथ फ्लर्ट करने वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया, पर हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, आपको दोबारा ट्राई करना होगा। कल मिस वॉन की बर्थडे पार्टी है। शाओ बोलता है तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी है? सेक्रेटरी बोलता है सॉरी बॉस, चलो काम की बातें कर लेते हैं। शाओ बोलता है ये बताओ सैलरी कितनी है? सेक्रेटरी बता देता है। शाओ बोलता है चलो अब इसकी हाफ सैलरी मिलेगी। बेचारा सेक्रेटरी तो देखता रह जाता है। वॉशरूम में दो कलीग्स बातें कर रही होती है। पता नहीं बॉस ने जिया जैसी लड़की से क्यों शादी कर ली, जबकि उनके आगे पीछे तो कितनी सारी सुंदर लड़कियां थी। इवन बॉस तो वैन को लाइक करते हैं, पर शायद वैन उन्हें लाइक नहीं करती है। बेचारे बॉस का प्यार तो एक तरफा ही रह गया। ये सारी बातें जिया ने भी सुन ली होती है। जिया वॉशरूम से बाहर आती है। शाओ बोलता है मेरे साथ तुम्हें भी वैन की पार्टी में चलना होगा। जिया को लगता है वो उसे अपने साथ वैन को जलाने के लिए लेकर जा रहा है। दोनों हाथों में हाथ डाले बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। वैन बोलती है तुम आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जिया बोलती है मेरे हस्बैंड ने ये ड्रेस मेरे लिए चूज की है तो सुंदर क्यों नहीं लगूंगी। जिया तो खुश हो रही थी क्योंकि उसे सेक्रेटरी की बात याद आती है। उसने उसे कहा था अगर तुम काम अच्छा करोगी तो 50 मिलियन के साथ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। शाओ वैन को रिंग गिफ्ट करता है। ऐसी रिंग दुनिया में बस एक ही है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिया तो शौक हो जाती है। लगता है ये सच में वैन को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तभी तो इतना महंगा तोहफा दे रहा है। शाओ बोलता है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया मैं किसी और लड़की को रिंग दे रहा हूँ तो मैं वापस भी ले सकता हूँ। लेकिन जिया तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए डायरेक्टर चेन के पास आ जाती है। शाओ सोचता है इसे तो सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिया डायरेक्टर को बोलती है सुना है आप नई मूवी बना रहे हो तो मुझे क्यों नहीं ले लेते। डायरेक्टर तो उसे इग्नोर कर चला जाता है। जिया तो गुस्से में खाना खाने लग जाती है, पर उसे इतना पसंद आता है कि ठूसे जा रही थी। दो लड़कियां उसे देखकर बातें बनाने लग जाती है। लगता है पहले इसने कभी खाना नहीं खाया, ऑर्फनेज में पली है ना, इसीलिए ये सब खाने का मौका नहीं मिला होगा। जिया बोलती है तुम लोगों से तो अच्छी हूँ, खा खा कर पहले मोटी हो जाओ और फिर बाद में जिम ज्वाइन कर पतले होने की ट्रेनिंग लो। दोनों लड़कियों को गुस्सा आ जाता है। देखो ना वैन और मिस्टर शाओ की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। सुना है मिस्टर शाओ ने वैन को महंगी वाली डायमंड की रिंग भी गिफ्ट की है। जिया अपनी फिंगर्स देखती है, उसके हाथ में तो एक भी रिंग नहीं थी और गुस्से में बहुत ज्यादा ड्रिंक पीने लग जाती है, जो शाओ देख लेता है। जिया तो टल्ली होकर गिरने वाली थी। शाओ आकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इन दोनों लड़कियों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया उठकर देखती है उसकी सारी फिंगर्स में रिंग होती है, इवन थंब में भी। एक्चुअली में रात में पीने के बाद जिया रो रही होती है। शाओ बोलता है चुप हो जाओ वाइफ। जिया बोलती है मुझे वाइफ मत कहो, तुम बहुत ही ज्यादा मीन हो। तुमने उस वैन को इतनी बड़ी डायमंड की रिंग गिफ्ट की, सभी लड़कियां मुझे बुली कर रही थी। शाओ को बहुत ही बुरा लगता है। प्रेजेंट में जिया को सब याद आ जाता है तो मैडम सीधा ज्वेलरी स्टोर में पहुंच जाती है। क्या आप लोग डायमंड की रिंग खरीदते हैं? स्टोर मैनेजर हाँ बोल देता है। जिया सारी रिंग निकाल कर उसको दे देती है। मुझे इन्हें बेचना है। स्टोर मैनेजर पूछता है आपके पास ये सारी रिंग कहाँ से आई? जिया बोलती है आपको यकीन नहीं होगा, पर जब मैं सुबह उठी थी ना तो मेरी सारी फिंगर्स में ये रिंग थी। मैनेजर तो शॉक हो जाता है। जिया बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है।
मैनेजर पूछता है तो आप इन्हें बेचना क्यों चाहती हैं? जिया बोलती है आपको खरीदना नहीं है तो ऐसे ही बता दीजिए, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैनेजर बोलता है खरीद तो हम लेंगे पर पहले हमें कुछ कंफर्म करना होगा। और मैनेजर मिस्टर शाओ को ही वहाँ बुला लेता है। जिया तो अपनी शक्ल छुपाने लग जाती है। शाओ पूछता है क्या मैटर हो गया है? मैनेजर बताता है ये लड़की अपने आप को आपकी वाइफ बता रही है और 9 डायमंड की रिंग बेचने के लिए आई है। शाओ बोलता है हाँ ये मेरी वाइफ है, खरीद लो रिंग अगर ये बेचना चाहती है। पर उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसने बड़े खुश होकर अपनी वाइफ के लिए 10 रिंग खरीदी थी, जबकि सेक्रेटरी उसे मना भी कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जिया एक बुक स्टोर पर बुक्स खरीद रही होती है, लेकिन उसके कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा था। जिया बोलती है क्या आप ये डायमंड की रिंग रख सकते हैं बदले में? तभी शाओ वहाँ जाता है। जिया तो डर जाती है, यहाँ क्यों आए हो? शाओ बोलता नहीं आता तो ये आखिरी रिंग भी तुम बेच देती। जिया बोलती है तो मैं क्या करती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे लगा तुमसे शादी कर कर मुझे 50 मिलियन मिलेंगे पर तुमने तो धोखा दे दिया। शाओ उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है, जो चाहो वो खरीद लो। जिया तो खुश होकर उसे हक कर लेती है। शाओ की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है। जिया बोलती है थैंक यू। शाओ बोलता है थैंक यू बोलना चाहती हो तो शाम को कुछ अच्छा सा खाने में बना लेना, और आज मेरी बहन भी आने वाली है। ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद जिया और फ्रिज के डीन को कॉल करती है, मैंने बच्चों के लिए बुक्स खरीद ली है। एक्चुअली में जिया इसी और फ्रिज में पड़ी बली हुई होती है। शाओ की बहन यानी कि लिन शाओ के घर आ जाती है। जिया उसे बड़े प्यार से वेलकम बोलती है, पर लिन तो रोब झाड़ रही होती है। दिखता नहीं है मैं थक गई हूँ, जरा मेरा लगेज उठाकर अंदर लाओ। जिया उठाने लग जाती है, तभी शाओ आकर अपनी वाइफ की हेल्प कर देता है, मैं अंदर रख देता हूँ। शाओ अपनी बहन को बोलता है ये मैं काम पर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपनी भाभी के साथ बातचीत कर सकती हो। लिन फ्रूट्स खाने लगती है पर ब्रिज वहीं पर फ्लोर पर फेंक देती है। जिया बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लिन बोलती है मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाओ मेरे लिए और फ्रूट्स लेकर आओ। जिया बोलती है ये रखे तो है फ्रूट्स। लिन बोलती है मुझे मारना चाहती हो क्या? तुम्हें नहीं पता मुझे मैंगो से एलर्जी है? जिया बोलती है मुझे कैसे पता होगा? लिन बोलती है अब चलो छोड़ो, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। लेकिन लिन को तो उसका बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं आता। ये क्या बनाया है, इसे तो कुत्ते भी ना खाएं। जिया बोलती है खाना टेस्टी तो है, ऐसा क्यों बोल रही हो? लिन बोलती है इसे टेस्टी खाना कहोगी तुम? तभी शाओ अपनी बहन को डांट देता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अपनी भाभी से किस तरीके से बात करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? जब से घर पर आई हो देख रहा हूँ, इसे सुनाई जा रही हो। लिन बोलती है इस लड़की को मैं कभी अपनी भाभी नहीं मानने वाली, वैन जैसी लड़की ही मेरी भाभी बनने के लायक है। शाओ बोलता है लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम वापिस ही चली जाओ। लिन जिया को बोलती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरी मोम यहाँ आने वाली है, वो तुम्हारी क्लास लगा देगी। लिन के जाते ही जिया सुकून की सांस लेती है, पर तभी उसे याद आता है नेक्स्ट वीक उसकी सास आने वाली है तो घबरा जाती है। नेक्स्ट वीक शाओ की मोम आ जाती है और उसे पैसे ऑफर करती है, ये मेरे बेटे को छोड़ने की कीमत है। जिया तो खुश हो जाती है, क्या आप मुझको 100 मिलियन में से 8,880 बिलियन नहीं दे सकती हैं? मैं उसे छोड़ दूंगी। मोम बोलती है लगता है तुम मेरे बेटे की लाइफ से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। जिया बोलती है उसकी लाइफ में आना ही कौन चाहता था? अगर वो 50 मिलियन ऑफर ना करता तो मैं तो उसे देखती भी ना। मोम बोलती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, चलो मैं घर के काम सिखा देती हूँ। अब तो मेरे बेटे के साथ रहने ही वाली हो तो उसका ख्याल रखना तो आना ही चाहिए ना। मोम जिया को खाना बनाना सिखा रही थी। लिन खाने में नमक डालती है। मोम बोलती है इतने से नमक से क्या होगा, खाने में टेस्ट ही नहीं आएगा, और पूरी नमक की थैली उसमें मिला देती है। हमारे पास बहुत पैसे हैं तो नमक डालने में कंजूसी मत करो। जिया तो शौक हो जाती है। मोम बोलती है देखो ना ये प्लांट सूख रहा है और इसमें से फ्रेगनेंस भी नहीं आ रही। जिया प्लांट में पानी डालने लगती है। मोम बोलती है ये क्या कर रही हो? ये लो शाओ के परफ्यूम की बोतल, ये छिड़क दो, हम अमीर लोग हैं, परफ्यूम की कोई कमी नहीं है। इतना काफी नहीं था कि मोम गलती से कुछ गिरा देती है। जिया साफ करने के लिए पोछा लेने जा रही थी, पर मोम उसे रोककर अपने बेटे यानी कि शाओ की 20 लाख वाली लिमिटेड एडिशन की शर्ट दे देती है, इससे साफ कर दो। जिया बोलती है मोम शाओ गुस्सा करेगा। मोम बोलती है चुपचाप जो कहा है ना वो करो, मुझसे जवान मत लड़ाओ। बेचारी जिया को अपने पति की 20 लाख वाली शर्ट से पोछा लगाना पड़ता है। शाओ जैसे ही घर आता है अपनी शर्ट को देखकर बोलता है क्या आप लोगों ने इससे फ्लोर साफ किया है? क्या घर में पोछे की कमी हो गई थी?
जो आपने मेरी 20 लाख की शर्ट को खराब कर दिया। मोम बोलती है जिया को पोछा नहीं मिल रहा था तो मैंने तुम्हारी शर्ट दे दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो अमीर है ना, रोना बंद करो, चलो जिया ने तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाया है। बेचारा मिस्टर शाओ अपने दिल पर पत्थर रखकर खाने के लिए बैठ जाता है, पर खाने में भी नमक बहुत ज्यादा था। मोम बोलती है क्या हुआ, खाना टेस्टी नहीं लगा। शाओ चाहकर भी बुराई नहीं कर सकता था क्योंकि वो खाना उसकी वाइफ जिया ने जो बनाया था, इसलिए बोलता है खाना तो बहुत टेस्टी है, पर आगे से इतनी तकलीफ मेरे लिए आप लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया को तो हंसी आ रही थी। मोम बोलती है ये सब तुम्हारे लिए ही बना है, सब तुम्हें ही खाना होगा। शाओ के तो तोते उड़ जाते हैं और बोलता है अरे मोम मेरा तो पेट भर गया है, चलो मैं प्लांट को पानी ही दे देता हूँ। पर प्लांट में से भी उसे महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। शाओ पूछता मोम क्या आपने प्लांट्स पर पानी छिड़कने की बजाय परफ्यूम डाल दिया है। मोम बोलती है क्या प्रॉब्लम है, प्लांट में से फ्रेगनेंस ही नहीं आ रही थी तो मैंने तुम्हारा परफ्यूम डाल दिया। शाओ के तो होश ही उड़ जाते हैं। आगे से आपको घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। जाने से पहले जिया को बोलती है तुम समझ गई हो ना मेरे बेटी का ख्याल कैसे रखना है। जिया बोलती है हाँ मोम अच्छे से समझ गई हूँ। शाओ बोलता है लगता है आप भूल गई हैं, मैं आपका बेटा हूँ। मोम बोलती है तुम मेरी बहू का अच्छे से ध्यान रखना वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, और बाय बोलकर चली जाती है। जिया वैन को कार में उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करता हुआ देख लेती है, इसलिए शाओ को फटाफट से वहाँ से ले जाती है ताकि उसे बुरा ना लगे अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर। नेक्स्ट सीन में जिया शाओ को डिनर करा रही थी। शाओ बोलता है ये घास फूस क्यों खिला रही हो, क्या मैं मोटा हो गया हूँ, मुझे पतला करना चाहती हो, या फिर मैं तुम्हें परेशान करता हूँ इसी बात का बदला ले रही हो। लेकिन तभी जिया को किसी का कॉल आता है तो साइड में भाग जाती है। शाओ सोचते ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है, ऐसा किसका कॉल आ गया था जो साइड में जाकर बात करनी पड़ रही है। नेक्स्ट सीन में शाओ अपने सेक्रेटरी पर भड़क रहा होता है। सेक्रेटरी बोलता है बॉस क्या भाभी आपको खाना नहीं खिला रही हैं, जो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। शाओ बोलता है खिला तो रही है पर सिर्फ हरी सब्जियाँ। सेक्रेटरी बोलता है बॉस पर आप तो मोटे भी नहीं हो। शाह बोलता है वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सेक्रेटरी बोलता है वैसे भाभी ने पिछले कुछ दिनों में कुछ पैसे एक आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, कहीं वो आपको डिवोर्स देने का प्लान तो नहीं कर रही है। शाह तो और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे याद आता है जब जिया को किसी का कॉल आया था तो अटेंड करने के लिए साइड में भाग गई थी, पक्का उसका कुछ चक्कर चल रहा है। सेक्रेटरी बोलता है बॉस कहो तो मैं मैडम पर नजर रखूं। शाह बोलता है लगता है तुम्हें इस महीने की सैलरी चाहिए नहीं है। सेक्रेटरी सॉरी बोल देता है। शाओ घर आता है। जिया एक लड़के को ऑर्फनेज के बच्चों के लिए ऑरेंजेस दे रही होती है। उसके जाते ही शाओ पूछता है ये कौन था। जिया बोलती है मेरा फ्रेंड था। शाओ पूछता है कैसे वाला फ्रेंड है। जिया बोलती है ऑर्डिनरी फ्रेंड है। शाओ पूछता है कितना ऑर्डिनरी है, तुम मेरे लिए कभी ऑरेंजेस खरीद कर नहीं लाई, उसे तो दे रही थी। जिया बोलती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। शाओ बोलता तुम्हें एक्सप्लेन कर दो ना, फिर क्या गलतफहमी है दूर हो जाएगी। जिया बोलती है तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है अगर मैंने बच्चे के लिए ऑरेंजेस दे दिए तो। शाओ बोलता है इतना बड़ा आदमी जो कि हट्टा खट्टा है तुम्हें बच्चा लग रहा है तो मैं कौन हूँ। जिया बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो। शाओ बोलता हद हो गई है इस लड़की की तो, और अंदर आ जाता है। जिया भी उसके पीछे आती है। शाओ फिर से हरी सब्जियां देखकर पूछता है ये सब क्या है। जिया बोलती है मेरा फ्रेंड मुझे देकर गया है। शाओ बोलता है कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझे हरी सब्जियां कुछ ज्यादा ही खिला रही हो, क्या तुम्हारा कोई पर्पस है। जिया बोलती है क्या तुम्हें पता चल गया है, एक्चुअली में जिया शाओ को हरी भरी सब्जियां इसलिए खिला रही थी ताकि शाओ को जब वैन के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चले तो उसकी हेल्थ खराब ना हो। जिया बोलती है चिंता मत करो तुम्हें बेटर पार्टनर मिल जाएगा। शाओ बोलता है पर मुझे और कोई नहीं चाहिए। जिया बोलती है जब लेमन ज्यादा ही खट्टा हो जाता है तो उसे खाना नहीं चाहिए। शाओ बोलता है पर मैंने तो लेमन खाया ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा खट्टा है या मीठा, और उसके क्लोज आने लगता है। जिया बोलती है ये क्या है। शाओ पूछता है बताओ मुझे वो लड़का मुझसे बेटर कैसे है, मुझ में और उसमें से किसी एक को चूज करो। जिया बोलती है मुझे क्या पता वो तुमसे बेटर कैसे है, पर मैं तुम्हें ही चूज करूंगी। शाओ तो खुश हो जाता है सच में। जिया बोलती हाँ
फिलहाल तुम मुझसे थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाओ, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। रात को शाओ जिया के रूम में सोने आता है, पर फिर अचानक से कुछ सोचकर बाहर आ जाता है और अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है, मुझे जिया के फ्रेंड के बारे में कल सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देना। इधर जिया सोच रही होती है, क्या सच में शाओ वैन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो फिर मेरा क्या होगा। नेक्स्ट डे सेक्रेटरी उसे बताता है, भाभी का दोस्त ऑर्फनेज का डीन है। दोनों बचपन से उसी ऑर्फनेज में पले बड़े हुए हैं, यानी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। शाओ बोलता है, और कुछ बताना चाहते हो? सेक्रेटरी बताता है, भाभी आज ऑर्फनेज में जाने वाली है। शाओ बोलता है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सेक्रेटरी बोलता है, आपने पूछा ही नहीं। शाओ फटाफट से ऑर्फनेज के लिए निकल जाता है। इधर जिया को रास्ते में ऑरेंजेस दिखते हैं और उसे शाओ की बात याद आती है, तुम कभी मेरे लिए तो ऑरेंजेस नहीं खरीदती, इसीलिए जिया अपने हस्बैंड के लिए ऑरेंजेस खरीद लेती है। शाओ भागे हुए ऑर्फनेज में आ जाता है, लेकिन बच्चे उसे बुली करने लग जाते हैं। सेक्रेटरी भी मजे ले लेता है और उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। तभी जिया वहाँ आ जाती है और शाओ को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ बोलता है, मैं तो किसी काम से आया था। जिया बच्ची को डांटती है, तुम्हें अंकल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो बच्ची बोलती है, मोम हम तो बस बैड अंकल को यहाँ से भगा रहे थे। शाओ तो शौक हो जाता है, क्या कहा मोम? तभी डीन भी वहाँ आ जाता है, तो वो बच्ची उसे डैड बोलकर बुलाने लगती है। ये सुनकर शाओ तो सदमे में ही चला जाता है। जिया बोलती है, गलत मत समझो, और फ्रिज में सभी बच्चे डीन को डैड और मुझे मोम कहकर बुलाते हैं। डीन बोलता है, बच्ची की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शाओ बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, ये बच्ची वैसे काफी क्यूट है। पर मोमो तो उसे मुँह चिढ़ाने लग जाती है। शाओ बोलता है, मैं तुम्हारी मोम का हस्बैंड हूँ, यानी तुम्हारा फादर हुआ। मोमो बोलती है, मेरा डैड बनना इतना भी आसान नहीं है। शाओ उसे डॉल देता है, बताओ मुझे क्या करना होगा? मोमो बोलती है, मैं आपका टेस्ट लूंगी। जिसके बाद मोमो उनके घर आ जाती है और पूछती है, क्या आपको घर के सारे कामकाज आते हैं? शाओ बोलता है, हाँ। मोमो उसे धोने के लिए कपड़े थमा देती है। इसके बाद खाना भी बनाना है। जिया और मोमो को तो उसका बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं आता। मोमो बोलती है, लगता है आपके मांस काटने होंगे। शाओ तो सैड हो जाता है। दोनों माँ बेटी मिलकर पूरा घर खिला देती है। शाओ बोलता है, अभी तो मैंने बर्तन साफ किए हैं, अब ये सारा काम कौन करेगा? मोमो बोलती है, आपको मेरा डैड बनना है ना, तो काम तो करना पड़ेगा। बेचारा फिर से साफ सफाई में लग जाता है। मोमो बोलती है, आपने अच्छी सफाई नहीं की, इसके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। पीछे से जिया बोलती है, क्या तुम भूल गए, तुमने मशीन में कपड़े डाले हुए हैं। शाओ कपड़े चेक करता है, उसकी व्हाइट शर्ट पर स्टेन लग गया होता है। जिया बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता व्हाइट कपड़ों को अलग से धोया जाता है? मोमो उसके और मार्क्स डिडक्ट कर लेती है। शाओ पूछता है, अब इतने मार्क्स डिडक्ट हो ही गए हैं तो मैं तुम्हारा डैड तो बन नहीं पाऊंगा। मोमो उसे कॉपी दिखाती है। शाओ को फुल मार्क्स मिले होते हैं। एक्चुअली मैं मोमो नोटिस कर रही थी, शाओ हर वक्त जिया का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता था। शाओ बोलता है, यानी कि मैं तुम्हारा फादर बन गया? मोमो बोलती है, हाँ डैड। शाओ उसे हक कर लेता है। जिया भी ये देखकर खुश हो रही थी। पास में दिखाते हैं, शाओ सेक्रेटरी को अपना कोट देता है, इस पर बच्चों ने आटा डाल दिया है, जाकर ड्राई क्लीन करवा लो। सेक्रेटरी बोलता है, ये मेरा काम नहीं है। शाओ बोलता है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। सेक्रेटरी बोलता है, अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। शाओ बोलता है, अरे अच्छा 2000 रुपए दे दूंगा। सेक्रेटरी तुरंत ड्राई क्लीन कराने चला जाता है। प्रेजेंट में शाओ वैन से मिलने आता है। जिया और मोमो भी शाओ पर नजर रखने वहाँ आए होते हैं। मोमो बोलती है, मोम मैं डैड को किसी को भी आपसे छीनने नहीं दूंगी। देखो अभी कैसे मैं वैन को मजा चखाती हूँ। मोमो जाकर वैन पर पानी घेर देती है और फिर बोलती है, सॉरी आंटी, गलती से गिर गया, प्लीज मुझे डांटना मत। वैन भी कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। दोनों उसे फॉलो करने लग जाती है। वैन जिया को देख लेती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओ बोलती है, मेरा हस्बैंड यहाँ था तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? वैन बोलती है, तो चोरी छुपे आने की क्या जरूरत थी? जिया बोलती है, कौन छुप रहा है, मैं तो सामने से आई हूँ। वैन जिया को धक्का मार देती है, लेकिन तभी शाओ आकर उसे पकड़ लेता है। तभी मोमो रोने धोने की एक्टिंग करने लग जाती है। शाओ पूछता, बताओ किसने तुम्हें बुली किया है? मोमो बोलती है, डैड इस आंटी ने मुझे धक्का मारा। वैन बोलती है, क्या बके जा रही हो? क्या जिया ने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है? शाओ बोलता है, ये छोटी सी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? वैन तो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अपनी फैमिली को खुद देख लो।
मोमो शाओ को धक्का मार देती है ताकि उसके मॉम डैड क्लोज आ सके। इन दोनों की हार्ट बीट तो तेज हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं शाओ वैन को बोलता है, अगर तुम जिया को मेरे पास लाने में हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे ड्रामे में इन्वेस्ट करूँगा। तो वैन मान जाती है। वैन के जाते ही शाओ सेक्रेटरी को बोलता है, मेरी वाइफ के लिए सैनिटरी नैपकिन्स खरीद कर लाओ, उसके पीरियड्स की डेट आने वाली है। सेक्रेटरी मना कर देता है, मैं एक मैन हूँ। शाओ बोलते कि आदमी लोग ये सब नहीं खरीद सकते हैं। वैसे देख रहा हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही जवान लड़ाने लगे हो। सेक्रेटरी तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है, इससे पहले उसकी और सैलरी डिडक्ट हो। प्रेजेंट में जिया और शाओ मोमो को ऑर्फनेज छोड़ने आते हैं। शाओ अपनी फोटो क्लिक करवा रही होती है और ये दोनों बैठकर उसे देख रहे होते हैं। शाओ पूछता, तुमने इतनी सारी फोटो क्यों क्लिक की है? जिया बोलती है, ताकि मैं यह दीवार पर लगा सकूं। तभी शाओ की नजर जिया के स्कूल टाइम की फोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें वो भी होता है। शाओ पूछता है, क्या हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं? जिया बताती है, हाँ, और मेरी स्टडी तुम्हारे डैड ने ही स्पॉन्सर की थी। शाओ बोलता है, तो तुम मुझे पहले से ही जानती थी, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी? जिया बोलती है, हाँ, और मैं 50 मिलियन तो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए मांग रही थी, अपने लिए नहीं। पर क्या फायदा, तुम तो वैन को लाइक करते हो ना? शाओ बोलता, नहीं तो ये सब तो तुम्हें अपने करीब लाने के लिए कर रहा था। तभी जिया को एक कॉल आता है, आपको ड्रामे में मेन लीड का रोल मिल गया है। जिया तो खुश होकर शाओ को हक कर लेती है। शाओ भी उसे खुश देखकर बहुत खुश था। एक्चुअली में ये ड्रामा भी शाओ ने ही जिया को दिलवाया था। वो सोचता है जब जिया को ये रोल मिलेगा तो वो कितनी ज्यादा खुश होगी, और सच में वैसा ही होता है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।